जी नमस्कार। मैं तो शुभ रात्रि बोल दिया था, लेकिन अभी एक हमारे बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र ने एक प्रश्न किया है कि नहीं सर, ये रूस यूक्रेन युद्ध और साथ में भारत के इस बीच के संबंध की भी चर्चा थोड़ा सा कर ही दें। तो एक ईश्वर की देन है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि कोई भी क्वेश्चन कभी भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी विद्यार्थी, और आपका क्वेश्चन आते ही आंसर रेडी हो जाता है यहाँ पर। तो मैं आपको कर रहा हूँ। यूक्रेन जो सोवियत गणराज्य का ही एक देश था, रूसी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के ग्लासनोस्ट के सिद्धांत से रूस में एक सामाजिक क्रांति की स्थिति उत्पन्न हुई और फिर 15 देश रूस से अलग हट गए और वो अलग अलग स्वतंत्र देश के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसमें रूस के बाद सबसे शक्तिशाली देश यूक्रेन था। यह है अब यूक्रेन और रूस अथवा अन्य रूस से अलग हटे देश अपने आप को रूस के मोनोपोली से अलग हटने के लिए वो नाटो के तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। नाटो, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वह समाजवादी प्रवृत्तियों को रोकने के उद्देश्य से आया था। 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल मैन और फैट बॉय 2 परमाणु बम डाले गए। अब लिटिल मैन और फैट बॉय 2 परमाणु बम डालने से हिरोशिमा और नागासाकी उजड़ गया, लेकिन अमेरिकी दबदबा बढ़ गया। ऐसी स्थिति में रूस भी परमाणु परीक्षण करने के लिए कटिबद्ध हो गया और 1949 में रूस ने परमाणु परीक्षण करके अमेरिका को दिखा दिया कि मेरे पास भी विज्ञान विकसित है और मैं भी कोई कम शक्तिशाली नहीं हूं। और वहीं से कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। शीत युद्ध उसे कहते हैं जो बिना किसी के खून बहाए हर मोर्चे पर दूसरे को हराया जाए, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, औद्योगिक रूप से और विश्व बाजार में हर तरीके से दुश्मन को। इसमें केवल रक्त नहीं बहता है, हत्याएं नहीं होती है, बाकी सारी क्रियाएं होती है, जिसे कोल्ड वॉर कहते हैं। तो यह अमेरिका और रशिया के बीच शुरू हुआ और जितने भी नए कंट्री इंडिपेंडेंट हो रहे थे उनको ये देश जोड़ने का प्रयास करने लगे, जिससे बचने के लिए नासिर ने, नेहरू ने और टीटो ने नेम की स्थापना किया। नासिर, नेहरू, टीटो, नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। न तो हम अमेरिकी गुट में होंगे और न हम रशियन गुट में होंगे। और इस तरीके से उन्होंने नेम बनाकर आज उसके मेंबर की संख्या 120 के आसपास है, गुटबंदी से अलग हट गए। लेकिन इसी बीच अमेरिका पाकिस्तान को अपने तरफ जोड़ लिया। मजबूरी में भारत भले ही किसी गुट में शामिल नहीं हुआ, लेकिन वह पाकिस्तान से अपनी सुरक्षा के लिए और अमेरिका से अपने सुरक्षा के लिए वह रसिया से हाथ मिला लिया। और इस तरीके से हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी बाद के दिनों में भारत के संविधान के प्रस्तावना में भी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द को जोड़ दिया, 42 अमेंडमेंट 1976 को। तो इस तरीके से हम रसिया के तरफ बढ़ते हुए नजर आए। आज भी हम रसिया से ज्यादा जुड़े हैं और विश्व का एकमात्र देश रूस है जिससे हम मुद्रा में यानी रुपया में लेन देन करते हैं। यानी हम जो भी उससे सामान रसिया से खरीदते हैं उसके लिए मुझे डॉलर नहीं देना पड़ता है, हम रुपया देते हैं और वो रशिया अपने उस रुपया को फिर भारत से कोई सामान खरीद के पूरा कर लेता। यानी भले ही हमारा संबंध रूस से लोकतांत्रिक और समाजवाद के बीच टिका है, लेकिन फिर भी रसिया भारत को हर बार मदद करता है। और कश्मीर के मुद्दे पर जब जब जो है ये मुद्दा उठाया गया
तब तक रसिया विड्रॉ करके अमेरिका को, पाकिस्तान को पिछाड़ा और भारत का साथ दिया। अब रूस यूक्रेन में संघर्ष का कारण है नाटो। नाटो अपना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन रशियन समाजवाद को रोकने के लिए बना था, ताकि उत्तरी अटलांटिक महासागर के क्षेत्रों में समाजवाद न फैले। रूस चीन में समाजवाद फैला दिया। आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1917 में रसिया क्रांति हुई और उसके बाद 1911 में जो चाइनीज क्रांति हुई थी, 1949 में वहाँ समाजवाद आ गया चीन में। ठीक इसी ढंग से रसिया जो अपने समाजवाद को अमेरिका के क्यूबा में भेज दिया, इसी ढंग से समाजवाद उसका उत्तर कोरिया में चला गया, दक्षिण कोरिया में अमेरिका अपना पूंजीवादी सिद्धांत को लाया। तो दोनों में इस प्रकार के टसल चलते रहे। 1991 में जो है रसिया अपना कमजोर स्थिति प्रकट किया, वही मिखाइल गोर्बाचोव के ग्लासनोस्ट के सिद्धांत की फेल्योरनेस के कारण। अतः इधर जो है अमेरिका अपना वर्चस्व दिखाकर रसिया को 15 खंडों में तोड़ने में अप्रत्यक्ष सहयोग किया। इधर अमेरिकी गुट या अमेरिका या पूंजीवादी देश यूक्रेन को जो है मोहरा बनाकर और नाटो का विस्तार कर रहे थे। आए दिन इस कोरोना के समय में यूक्रेन रसिया के सीमा में हस्तक्षेप कर रहा था, क्योंकि भारत पाकिस्तान के आज़ादी के इतने दिन हो गए, आज भी सीमा का विवाद है। वैसे ही सीमा के विवाद यूक्रेन और रसिया के बीच भी है। तो नाटो के सेना से, नाटो के अस्त्र शस्त्र से, नाटो के समर्थन से, नाटो के पूंजी से और नाटो की सुरक्षा से यूक्रेन बड़े पैमाने पर रूस के सीमाई क्षेत्रों में बम्बार्डमेंट कर रहा था, गोलीबारी कर रहा था। कोरोना के संकट से जूझने वाला रसिया जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन रसिया कई मुद्दे पर यह प्रश्न उठा चुका था कि यूक्रेन हमारे साथ गलत कर रहा है। विश्व के कोई भी देश रसिया की इस चिल्लाहट को और इस डिमांड को नहीं सुन रहा था, क्योंकि अमेरिकी दादागिरी थी। अब अमेरिका के सामने कोई बोलने की हिम्मत कैसे करे। तो ऐसी स्थिति में रसिया ने स्वयं संज्ञान लिया, मरता क्या नहीं करता। जैसा कि पहले भी वीडियो में हम जो चल शुरू हुआ था मैंने बताया था, रसिया ने अपने डिफेंस के लिए आक्रमण किया और उस आक्रमण में यूक्रेन पर उन्होंने जबरदस्त प्रहार किया। अब भारत के लिए रसिया का ही एक प्रांत है यूक्रेन, ताशकंद वही है, बोगजगोई आपके यूक्रेन में ही है। तो रसिया भारत का संबंध यूक्रेन से भी मधुर है और रसिया से भी है। इस दौरान भारत ने अपना सीधा सीधा फंडा अपनाया, लाख डिमांड करते रहे यूक्रेन कि हमें मदद करे भारत। भारत ने कहा मदद करेंगे, लेकिन रसिया के विरोध में जाकर नहीं करेंगे, क्योंकि भारत कोई छोटा राजनीति भी नहीं करता। और भारत देख रहा था कि यूक्रेन ने जब शांति काल था या कोरोना फैला था, तो यूक्रेन नाटो के साथ मिलकर रसिया के साथ क्या कर रहा था और रसिया को कितना परेशान कर रहा था। तो इस तरीके से रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान भारत यूक्रेन से संबंध अपना मधुर रखा, लेकिन रसिया से घनिष्ठता में कमी नहीं आने दिया। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि अंततः चूंकि रूस बम बरसा रहा था, यूक्रेन बम खा रहा था, तो भारत इनडायरेक्टली रसिया का पक्ष लिया, क्योंकि हर संकट में रसिया भी भारत के साथ है। और भारत का यह निर्णय ज्यादा भविष्य के लिए उचित था, क्योंकि समाजवाद एक बहुत बड़ी चीज है, पूंजीवाद एक बहुत अच्छी चीज नहीं है कभी भी। पूंजीवाद में गरीब तबके के लोग परेशान होते हैं और अमेरिका उद्योगपतियों के कब्जे में पूरी तरह है। अतः पूंजीपति चाह रहे थे कि रसिया के समाजवादी सिद्धांत को डैमेज करे। और यह लड़ाई केवल ये लड़ाई नहीं थी कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई था, बल्कि यह लड़ाई एक समाजवाद और पूंजीवाद के आंशिक लड़ाई था, जिसमें भले ही रसिया जीता या हारा ये तो फाइनल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी भी झड़पें हो रही है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि पूंजीवाद के बढ़ रहे तेजी और गति को विराम तो जरूर लगा दिया है। और इस तरीके से उन्होंने यह साबित कर दिया है कि रसिया मजबूत है। भारत को सस्ते दर पर तेल देकर और भारत के द्वारा भी बहुत सारे मदद पहुंचाए जाने के कारण रसिया ओबलाइज है, यानी भारत और रूस के संबंध जो पहले थे वह कोई भी पड़ोसी देश आ जाए उसमें दिक्कत नहीं होने दिया है। यानी यूक्रेन के साथ भी संबंध हमारे कटु नहीं हुए, लेकिन रसिया के संबंध में और प्रगाढ़ता आई। इस प्रकार कहा जा सकता है कि
रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान भारत ने बहुत चतुराईपूर्ण अपनी वैदेशिक नीति को सामने लाया और बिना यूक्रेन को नाखुश किए रसिया का दोनों हाथ थाम लिया और भविष्य के लिए एक मजबूत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की नींव डाला। धन्यवाद।